संडे की इस प्यारी सी ठंडी ठंडी सुहावनी सुबह में मैं ओम प्रकाश ठाल आपका विज्ञान गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पीक इंस्टीट्यूट ये जो चैनल है यह यूट्यूब पर भी है और इसका ऐप भी आ चुका है, तो आप प्ले स्टोर से पीक इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में जाकर के आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट है, आप उनको देख करके अपनी तैयारी असेस कर सकते हैं। कुछ समय बाद में इसमें पेड कोर्सेज भी शुरू करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम के हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा पाचन तंत्र का वीडियो है। मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर मैंने 2 हिस्से बना रखे हैं। एक दाएं हिस्से में मैंने पाचन तंत्र का एक सुंदर सा चित्र बनाया हुआ है और दूसरे हिस्से में मैंने उसकी कुछ डिटेल लिखी है जिस पे अपन डिस्कस करेंगे। जब इन पाठों की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमसे तो ये चित्र नहीं बनते, हमने बहुत कोशिश की, हमसे पाचन तंत्र नहीं बनता, हमसे उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी का चित्र वो नहीं बनता, नेफ्रॉन का चित्र नहीं बनता। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि विज्ञान की किताब के अंदर जो चित्र है वो कंप्यूटराइज है और आपके टीचर जो चित्र बना रहे हैं वो पिछले 10, 12, 15, 20 साल के अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए वो चित्रों को इतनी आसानी से इतने कम समय में बना लेते हैं। तो या तो आप उतनी प्रैक्टिस इस 1 साल में कर लो जितने आपके टीचर ने कर रखी है, वरना चित्र पर बहुत ज्यादा समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना अभ्यास कर लो कि चित्र बना सको, उसके नाम जरूर लिखना। चित्र सुंदर नहीं होना चाहिए पर समझ में आना चाहिए और नाम होने चाहिए। सुंदरता से यहाँ पर आकलन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बच्चे ने सुंदर बनाया तो उसको मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको 10 दे देंगे ना साहब। 4 का है तो 4 ही मिलेगा। आपका चित्र अगर थोड़ा कम सुंदर है पर नाम पूरे हैं तो फर्क आधा नंबर का ही पड़ेगा। हो सकता है 3.5 दे और मेरे जैसा अध्यापक है तो पूरे भी दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर विज्ञान विषय की बात है। तो आपने जो चित्र बनाया है, जिस अंग का बनाया है वैसा लगना चाहिए और उसके नाम वैसे होने चाहिए जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है। नाम अच्छे से तैयार करने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ चित्र नामांकित होना चाहिए, नामांकित चित्र के बिना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। देखिए, पाचन तंत्र का डायग्राम इधर दिया हुआ है, तो पहले हम डायग्राम से शुरू कर लेते हैं, साथ में डिटेल पढ़ते जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने नाक, मुंह और ये हमारी चिन ठुड्डी और बाद में ये हमारा है बकल कैविटी, इसको मुख गुहा भी कह देते हैं। जो आहार नाल या पाचन तंत्र की ओपनिंग है, जो सबसे पहला है वो है मुख गुहा। इस मुंह को जब अपन खोलते हैं तो अंदर हमें क्या दिखाई देती है? दांत दिखाई देते हैं, जीभ दिखाई देती है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो जब भी हम खाना, जैसे मान लीजिए भोजन की थाली की कल्पना करें और उसमें से आपने एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा है, सब्जी में लगाया है, दही में लगाया है और आपने अपने मुंह में रखा है। अब अगला क्या करोगे? आप कहोगे सर अब हम इसको चबाएंगे। बिल्कुल, तो अब दांतों की मदद से इसको चबाया जाएगा और अच्छी तरह चबा के खाना खाने में ही फायदा है। उसको चबाने के बाद में इसमें जीभ जो है, उसके जीभ के नीचे की तरफ ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम है लार ग्रंथि। यह सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। यह लार बनाती है। अब आपने जो भोजन मुंह में रखा है उसमें लार मिल रही है, जीभ उसको उलटने का पुलटने का, कहीं किनारों में फंस गया तो भोजन को निकालने का काम कर रही है और साथ साथ में उसका स्वाद भी बताती है। तो मैं पुनः रिपीट कर दूं, जीभ क्या काम कर रही है? जीभ भोजन को गतिमान रखती है और उसका स्वाद बताती है। ठीक है, साथ में लार ग्रंथि क्या काम कर रही है? लार ग्रंथि भोजन को चिकना, सॉफ्ट, गीला, मुलायम बनाने का काम कर रही है ताकि उसको निगलने में आसानी रहे। यही कारण है कि जब हम अपने स्वादिष्ट भोजन की बात करते हैं, काजू कतली, गुलाब जामुन, पेड़े, रसगुल्ले नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि जब हम किसी अच्छे भोजन की कल्पना करते हैं तो खाने की इच्छा होती है और जीभ के नीचे जो ग्रंथि है वो लार बना देती है। मुंह में पानी आने का मतलब यही है कि अब भोजन को मुंह में रखने की तैयारी है। ये परमात्मा का वरदान है। अगर लार नहीं बने तो भोजन हमें स्वाद भी नहीं लगे और ना उसको आराम से निगल पाएंगे। ठीक है बच्चों, दांतों का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? दांत भोजन को कूटने का, पीसने का काम करते हैं ताकि वो निगलने में तो आसानी रहे, सो रहे ही आगे जाकर के जो हमारी आंत है, जो भोजन के घटकों को चूसने का काम करेगी, उस पर लोड कम आए। तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर दांत का काम दांत करे और आंत का काम आंत करे। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बस मुंह में रखा 1, 2 और गिट लिया। तो इन दिनों लंच ब्रेक भी कई स्कूल क्या है कि 15 मिनट के ही करते हैं कि बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे, लग जाएगी 15 मिनट में। बच्चा पहले 5 मिनट जाता है, हाथ मुंह धोकर आता है, फिर जैसे टिफिन खोलता है तो जो भी टीचर कहते हैं जल्दी से टिफिन करो वरना बेल लग जाएगी, और बच्चा फिर जल्दी जल्दी में टिफिन करता है। कल्पना करिए, तू चल मैं आया, वो भोजन जो है ना वो अच्छी तरीके से चबाया भी नहीं गया है,
अच्छी तरीके से जब चबाया नहीं जाता है तो उसके अंदर पाचक रस अच्छे से मिले नहीं है, पाचक रस अच्छे से मिलेंगे नहीं तो उसके अंदर से पोषक तत्व बाहर नहीं आएंगे और यही नतीजा होगा धीरे धीरे आंतों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, ये सामान्य दिक्कतें हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लंबा जीना है तो हमारे वेद पुराण भी कह चुके हैं, हमारे गुणीजनों ने भी कहा है कि भोजन को इतना चबाओ कि वो पानी की तरह पतला हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो भोजन को तो पियो और पानी को खाओ, मतलब पानी बैठ करके घूट घूट करके पियो और भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, ठीक है। तो इस हिस्से की बात हम कर चुके हैं। जब यहाँ पर जो भोजन है वो अच्छे से चबा लिया जाता है तो अब वो जो बनता है उसे कहते हैं बोलस, और यह बोलस जो है वो यहाँ से नीचे ढलता है, यहाँ से नीचे ढलता है और यह गुड़कता हुआ आ जाता है इस जगह। बच्चों, इसका नाम है भोजन नली। भोजन नली कोई खास काम नहीं करती है, भोजन नली में कोई पाचक रस होते भी नहीं है, तो बस वो एक पाइपलाइन की तरह होती है। जैसे यहाँ पर भोजन एंटर किया तो उसको नीचे तक लेकर जाने का काम उसका है। भोजन नली क्या काम करती है कि भोजन को आगे धकेलने का काम करती है और धीरे धीरे धकेलते धकेलते इसको आमाशय में ले आती है। ये एक खास सिस्टम का उपयोग करती है। जैसे कि एक पाइपलाइन में मैं हमेशा कहता हूं एक पाइपलाइन है, कौन सी पाइपलाइन, जैसे मतलब अपन गार्डन पाइप जिसपे अपन पौधों को पानी देते हैं, उसमें अगर कंचे खेले आपने, कंचे मार्बल्स, वो एक फंसा दो, अब वो फंस जाए आगे, आपको उसको निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे दबाते जाओगे, धीरे धीरे वो पाइप को पार कर जाएगा। इस गति को हिंदी में कहते हैं कर्माकुंचन गति। कर्म आकुंचन, आकुंचन मतलब दबाना। तो अभी यहां दबाया, फिर यहां दबाया, फिर यहां दबाया, तो इसमें क्या होता है, जैसे भोजन यहां आएगा, यहाँ की मांसपेशियां एक दबाव देगी, दबाव देते भोजन नीचे सरक जाएगा, फिर जहां सरका है वहां की मांसपेशियां दबाव देगी। इस तरीके से ये भोजन कर्माकुंचन गति करते हुए आमाशय में आ जाता है। ओके, अब यहां आमाशय, आमाशय का मतलब देखो, अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है आम प्लस आशय। आम का घर, आशय यानी घर, आम का घर यानी आम होता है खट्टा, खट्टा यानी अम्ल, आपको अम्ल और क्षार वाला पाठ याद आ गया होगा। तो अम्ल का घर, जिस जगह अम्ल बने, अम्ल पाया जाए, और पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इस एसिड का pH 1.2 के आसपास होता है और ये प्रबल अम्ल है। यह अम्ल जो जितना भी भोजन अंदर आया है ना, उसको अच्छी तरीके से जला देगा। जला देगा मतलब इसमें आग नहीं लगाएगा, तो इसके बड़े बड़े खंडों को तोड़ देगा और जितने, जैसे ग्लूकोज है उसको मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा, प्रोटीन है उसको पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ करके सारे अमीनो अम्ल अलग अलग कर देगा। ये सारी चीजें क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, और ताकि बाकी काम एंजाइम आसानी से कर देंगे। एंजाइम भी मुख्य ब्रेकडाउन का काम करते हैं, अम्ल उनकी मदद करता है। अम्ल और एंजाइम मिलकर ही सारा काम करते हैं। तो ये अम्ल जो है ये इस भोजन को अच्छी तरीके से गला देगा, जला देगा, ताकि एंजाइम अब आए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा पेट है इसके अंदर की तरफ श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, म्यूकस लेयर। यह आवरण बहुत महत्वपूर्ण है, इस HCl से बचाता है हमारे पेट को, वरना तो HCl से हमारा पेट ही जल जाएगा। यहाँ जितना भी भोजन होता है उसका अच्छी तरीके से जब वो अम्ल में मिल जाता है तो ये कहलाता है काइम, और ये काइम भोजन जो है वो यहां से होता हुआ इस जगह आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पेट का अंतिम भाग है और ऊपर दिख रही है ग्रंथि यकृत, यहाँ पित्ताशय, यहाँ अग्नाशय, ये सारे के सारे इस जगह अपना रस डाल देते हैं, यानी पाचन करने के लिए ये तीनों ही अपना रस इसमें डाल देते हैं। और ये जैसे ही रस आता है, अब छोटी आंत के अंदर ये भोजन गति शुरू करेगा। छोटी आंत काफी लंबी होती है, नाम छोटा है पर ये होती काफी लंबी है। देखो मैं साथ साथ में चल रहा हूँ, लगभग 22 फुट लंबी होती है। 22 फुट मतलब एक आदमी अगर एवरेज हाइट अपन माने इंडिया में तो 5 फुट का है। इसका मतलब है कि अगर आप 4 आदमियों को लेटा दो तो इतनी लंबी रस्सी बनेगी। आमतौर पे अपने कमरों की जो लंबाई होती है वो 10 बाई 10 के छोटे कमरे होते हैं, स्कूल के अंदर आपके 25 बाई 25 के बड़े हॉल होते हैं, तो वो 25 फुट लंबी कह सकते हो। एक आमतौर पे सामान्य जो लेंथ है वो 22 फुट मानी गई है। मैंने पहले भी बताया, मांसाहारी जानवरों की आहार नाल छोटी होती है और जो शाकाहारी है, क्योंकि शाकाहारी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, शाकाहारी के अंदर सेल्यूलेज नाम के घटक पाए जाते हैं जिनको पचाने में ज्यादा समय लगता है, इसी वजह से शाकाहारियों की आहार नाल लंबी होती है। अब ये 22 फुट लंबी होती है। इसमें ऐसा क्या होता है बात करेंगे। यहां से भोजन सारा का सारा अवशोषित हो जाता है। भोजन के अंदर जितना भी प्रोटीन है, वसा है, लिपिड है, हमारे ग्लूकोज है, हमारे अमीनो अम्ल है, हमारे जितने भी मुख्य मुख्य घटक है जो पोषक तत्व है, वो सारे के सारे इस जगह अवशोषित करके ब्लड में डाल दिए जाते हैं। अब जो बचेगा वो यहां से एंटर करेगा बड़ी आंत में। यहां से एंटर कहां करेगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत लगभग 5 फुट की है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई छोटी आंत तो आपने 22 फुट बता दी, बड़ी आंत यहाँ 5 फुट है, तो इनमें तो बहुत अंतर है। देखो बड़ी आंत जो है ना वो ऐसे
व्यास जिसका बड़ा होता है, छोटी आंत ऐसे है, व्यास इसका छोटा है, तो जिसका मुंह है ये वैसा ही है। मोटर का हरे वाला पाइप बड़ा है, आगे जो पानी छिड़कते हैं वो आगे छोटा है। बड़ी आंत के इस तरफ नाम दिख रहा होगा आपको, अपेंडिक्स। बच्चों ये अपेंडिक्स ऐसे अंगुलीनुमा संरचना है ये, और ये मानव के अंदर पाचन तंत्र में एक अवशेषी अंग है। वर्तमान में अभी इसका कोई काम नहीं माना गया है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हाँ शायद प्रतिरक्षा तंत्र में इसका कोई काम होगा, परंतु अभी तक पाचन में इसका कोई मुख्य योगदान दिख नहीं रहा है। तो अपेंडिक्स जो है ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो शायद कभी करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले काम करते होंगे, पर समय के साथ उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया। जैसे कि पुरुषों में स्तन, पुरुषों में स्तन कोई काम नहीं करते हैं, ये बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, पर फिर भी पुरुषों में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग है। जैसे कि कान पर पाए जाने वाले बाल, इनका कोई काम नहीं है। कभी अपन लोग वनवासी होंगे तो शायद हमारे कानों में मिट्टी ना आ जाए, इस वजह से गुच्छे थे। समय के साथ अब हमने घरों में रहना शुरू कर दिया है। हमारे शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं वो भी अवशेषी अंग है। तो ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग हैं। कई बार क्या होता है कि अपेंडिक्स के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, क्योंकि अब यहां से जो भोजन एंटर करेगा वो लगभग मल जैसा ही है, उसमें कुछ नहीं, पानी, कुछ विटामिन और खनिज एक्स्ट्रा है, बाकी और लगभग पोषक तत्व तो इसने चूस लिए हैं। 22 फुट की गुफा है, इसमें से जब गुजरोगे ना तो काम की चीजें निकलती रहेगी। तो इसमें जब इंफेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी में अपेंडिक्स काटता है, ऑपरेशन किया जाता है। हमारे राइट साइड में यहाँ पाई जाती है ये। तो अगर कभी भी राइट साइड में नाभि के थोड़ा सा इधर यहाँ तेज दर्द हो तो इसको चिंता करके डॉक्टर को चेक कराएं। सोनोग्राफी करने पर पता लगेगा कि क्या अपेंडिक्स का दर्द है क्या, और अपेंडिक्स के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सूजन की वजह से ये फट गई तो फिर जितना भी मल है वो हमारा जो ये गुहा होती है उसमें फैल जाएगा, जहर बन सकता है, इससे मौत हो सकती है। तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर डॉक्टर कहे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज है नहीं। अगर इसमें सूजन है, इन्फेक्शन है, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वैसे भी अवशेषी अंग है। पहले तो चीरा टांका बड़ा लगता था, आजकल तो ऑपरेशन बड़ी दूरबीन से किए जाते हैं, तो इतना ज्यादा टांके और ये चीरे दर्द वाला इतना फीस नहीं रहता है। महंगा जरूर हो गया इलाज, पर विज्ञान दिन ब दिन कोशिश कर रहा है कि जो दर्दनाशक जितने भी दवाएं हैं वो अच्छी काम करे, और दर्द वाले जो प्रोसेस है ना वो कम किए जा सके। अब यहाँ से ये जितना भी पाचित भोजन है जो जिसमें अपशिष्ट साथ में, अब ये चलेगा यहाँ से बड़ी आंत में ट्रेवल करेगा। बड़ी आंत के अंदर जो अवशेषी अंग है ना वो क्या करते हैं, इसमें से पानी खींच लेंगे, इसमें से विटामिन खींच लेंगे, इसमें से खनिज लवण खींच लेंगे, और ऐसे करते करते अंत में ये इसको पार करते हुए यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये होता है मलाशय। तो अब ये मल बन चुका है, मलाशय में पड़ा है। एक सीमा से ऊपर होने पर हम लोगों को संकेत मिलता है कि फ्रेश होके आओ, और हम जाते हैं मल त्याग करके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मल त्याग करने में कितना समय लगना चाहिए? कभी आप अपने आसपास गली में घूमते हुए जानवरों को देख लेना, गाय है, कुत्ते हैं, वो जब उनको इच्छा होती है मल त्याग करने की, वो खड़े होते हैं, टप टप 2 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं, मल त्याग किया, रवाना हो गए। इसका मतलब है कि हम लोगों की भी मूल प्रवृत्ति यही थी कि हम लोगों को मल त्याग करने में, कई लोग घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर के, तो वो ठीक नहीं है। उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। अच्छे खूब पैदल चले, खूब पानी पिए, खूब ऐसा भोजन करे जिससे कब्जी ना रहे। अगर ज्यादा कब्जी रहती है तो धीरे धीरे ये जो गुदा द्वार है इसका अंग शरीर से बाहर आने लगते हैं, और बाहर आने पर यहाँ पर घाव हो जाते हैं, खून आने लग जाता है, और इसे पाइल्स, बवासीर कहा जाता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं इतने अंग को। लेकिन अगर आपने अपनी खाने की आदतें नहीं सुधारी तो भाई साहब कितनी बार भी ऑपरेशन करा लो ये बार बार होता रहेगा, ये चिंताजनक है। अंत में डॉक्टर क्या करेगा, अंत में जब ऑपरेशन करने लायक नहीं रहेगा तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको काट देगा यहाँ से, और कहीं पर साइड के अंदर एक छेद करके एक पाउच बाहर लटका देगा। तो जो भी मल बनता रहेगा वो उसी में इकट्ठा होता रहेगा। तो एक प्राकृतिक क्रिया है मल त्याग करना, वो भी बाद में हम नहीं कर पाएंगे। हर वक्त हमारे जो मलाशय है वो यहाँ बाहर एक पॉकेट के रूप में लटका रहेगा, और ये बड़ा दर्दनाक होता है बच्चों। तो इसलिए कृपया करके परमात्मा की जो देन है उसकी कदर करें, समय पे उठें, समय पे सोएं, खाना चबा चबा के खाएं, पानी आराम से बैठ करके पिएं, खूब पैदल चलें, खेलें, खुश रहें, मस्त रहें, ज्यादा लोड नहीं लेना। प्यारे बच्चों, हम लोग आहार नाल पाचन तंत्र देख रहे थे। पाचन तंत्र में हमने ये सीख लिया कि प्रमुख कौन कौन से अंग हैं। अब आओ इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दंतसूत्र जब हमने देखा तो हमें यह समझ में आया कि सभी जानवरों के दंतसूत्र अलग अलग होते हैं। मानव का दंतसूत्र है 21-23। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मैंने प्रधानमंत्री को देखा, ICPM। I का मतलब है इंसीजर, C का मतलब है कैनाइन, P का मतलब है प्रीमोलर, और M का मतलब है मोलर।
ICPM, I कितने 2, C कितना 1, P कितना है 2 और मोलर कितने हैं 3, M कितने हैं 3। तो ये आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में ट्रिक से पूछ लेते हैं मानव के जबड़े में कितने मोलर दांत पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करना, उसने आपसे दंत सूत्र का नहीं पूछा है, कुल जबड़े में पूछा है। तो आपको वहाँ पर दंत सूत्र वाला तो खाली 3 ही होगा, लेकिन वो कुल जबड़े में पूछा है तो आपको वहाँ पर 12 करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। हम लोगों को हैबिट होती है दंत सूत्र याद करने की 21-23, और हमें लगता है कि हाँ 3 ही होते हैं। टोटल जबड़े का पूछेगा या ऊपरी जबड़े का पूछे, निचले जबड़े का पूछे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, सावधान। आइए बच्चों, अब हम यकृत के बारे में सीखते हैं। हमें पता है यकृत वो अंग है जो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका खुद का वजन लगभग 1.5 किलो है। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, 1.5 किलो की ग्रंथि है ये। और ये जो 1.5 किलो की ग्रंथि है, ये अपने आप में जादुई ग्रंथि है। ये बिल्कुल यहाँ पर आहार पेट जो है उसके थोड़ा ऊपर पाई जाती है। त्रिभुजाकार ग्रंथि है ये, एकदम लाल रक्त से भरी हुई ग्रंथि है। ये खून से भरी रहती है हर वक्त। मेरे प्यारे बच्चों, ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसमें रीजनरेशन पाया जाता है। मतलब अगर लीवर का आधा हिस्सा काट भी दिया जाए तो समय के साथ साथ ये धीरे धीरे बनने लग जाता है। लीवर जो है ये मुख्य रूप से बाइल जूस बनाता है, बाइल साल्ट बनाता है। इसमें पाचक रस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये वसा का इमल्सिफिकेशन करवाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, लीवर क्या काम करता है। लीवर वसा का इमल्सिफिकेशन करवाता है। इमल्सिफिकेशन यानी कि पायस। अब ये क्या बला है मेरे प्यारे बच्चों, हम जितना भी घी तेल खा रहे हैं वो आसानी से पानी में घुलता नहीं है। तो जब उसकी छोटे छोटे बूंदे बना दी जाएं, कण बना दिए जाएं, उसको तोड़ दिए जाएं, तो अब उसे कहा जाएगा पायस। हमारा लीवर वसा को पचाने के लिए पायस बना देता है, तब जाकर के इसका पाचन आसानी से हो जाता है और जो हमारे लाइपेज एंजाइम आराम से वसा को तोड़ पाता है। पित्ताशय जो है उसको हम लोग गाल ब्लैडर कह देते हैं। यह लीवर से जितना भी रस बनता है ना, उसको स्टोर करने का काम करता है। आप देख पा रहे हैं लीवर के जस्ट नीचे इसकी पोजीशन है। ये पित्त की थैली है साहब, नाम से पता लग रहा है, पित्त प्लस आशय, पित्त की थैली है ये। और जो पित्त जो रस बनाता रहता है वो यहाँ पर स्टोर होता रहता है, और जब हम भोजन खाते हैं आवश्यकता अनुसार हमारे यहाँ पर ये इसमें आ जाती है, आमाशय के निचले भाग में आ जाती है। ठीक है। कई बार ऐसा मेरे 1-2 रिश्तेदारों में भी हुआ है। मैंने ऐसा देखा है कि पित्त की थैली में, पित्ताशय में पथरी बन जाती है। पथरी तो कहीं भी बन सकती है, पेशाब की थैली में, गुर्दे में, पित्त की थैली में, कहीं भी बन जाती है। तो जो बाकी जगह तो क्या होती है, पेशाब की थैली में निकल जाती है बॉडी से बाहर, पर पित्त की थैली से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर यद्यपि विज्ञान काम कर रहा है इस पे कि कोई ऐसा ऑपरेशन करें जिसमें पित्त की थैली में पूरी थैली ना निकालनी पड़े, परंतु वर्तमान में तो पित्त की थैली काट कर निकाल दी जाती है। तो उनके मन में ये संशय रहता है कि भाई अगर शरीर में से पित्त की थैली बाहर निकल गई है तो क्या अब इनका पाचन कमजोर हो जाएगा, क्या फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, पित्ताशय पाचन में बहुत बड़ी भूमिका वैसे भी नहीं निभाता है। वो खुद तो कुछ पैदा कर ही नहीं रहा है, वो मूलतः लीवर ने जो रस बनाए हैं उनका स्टोरेज कर रहा है। अब अगर आपने स्टोरेज निकाल दिया है तो लीवर का रस एनी टाइम डायरेक्ट इसी के अंदर जाता रहेगा, आमाशय में। तो हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घी और तेल नहीं खा सकते, क्योंकि घी और तेल को इमल्सिफिकेशन कराने का काम कौन कर रहा था, यही दोनों कर रहे थे, लीवर और पित्ताशय। अब पित्त में एक साथ इकट्ठा रहता था, आपने घी तेल ज़्यादा खाया है तो ज़्यादा मात्रा में इमल्सिफिकेशन का रस आ जाता था। अब ये मौजूद नहीं है, तो हाँ, घी और तेल को पचाने में थोड़ी हल्की दिक्कत आ सकती है, परंतु बहुत ज़्यादा इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं आने वाली है। अगर पथरी है पित्त की थैली में तो इसका आप दूरबीन वाला ऑपरेशन करवा के निकलवा दो। मेरे प्यारे बच्चों, यकृत और पित्ताशय इन दोनों का मिला जुला काम हमने देख लिया है। अब जो मुख्य रूप से पाचक ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेज जैसे कई एंजाइम छोड़ती है। अग्नाशय इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो दोहरी ग्रंथि है, डबल रोल प्ले करती है। यह अंतःस्रावी भी है और ये बाह्यस्रावी भी है। कई बच्चे कहेंगे अभी ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी क्या होती है। मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करें और थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। आगे हमारे जो पाठ आगे चलेंगे तो आपको और बताएंगे। अभी आप ये याद कर लो कि हाँ, ये डबल रोल में है, वहां पे और बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, एमाइलेज मुख्य रूप से ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड बना देता है, ग्लूकोज को तोड़ता है भैया। तो हम एमाइलेज जो है ना, वो हमारे पाचक ग्रंथियों में सबसे पहला एंजाइम है। जब हमने जीभ के नीचे, मैंने कहा था ना कि जीभ के नीचे ग्रंथि, लार ग्रंथि जो लार बनाती है, लार ग्रंथि के अंदर एमाइलेज होता है। एमाइलेज, इसका एक नाम और टाइलिन। और ये कई बार एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है कि पाचक रस जो है वो पहला कौन सा पाचक रस है जो आहार नाल में सबसे पहले प्रकट होता है। तो बच्चों, इसका यही नाम है, एमाइलेज या टाइलिन।
देखिए आप थोड़ा याद करिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो शुगर के मरीज है उनकी शुगर अचानक से डाउन हो जाती है। झटके से डाउन आने को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, और वो मरीज जो है वो झटके खाने लग जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये स्थिति चिंताजनक है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है। जब शुगर झटके से डाउन जाने लगे, ब्लड में शुगर की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि अब ग्लूकोज की आपूर्ति हो नहीं रही है। तो जब ब्रेन को ग्लूकोज की आपूर्ति नहीं होगी तो उसके सिग्नल कमजोर हो जाएंगे, तो बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तुरंत प्रभाव से व्यक्ति को या तो मुंह में चीनी के दाने डालते हैं, और वरना चीनी का थोड़ा सा घोल बना करके आधा कप मुंह में पिला देते हैं। जैसे ही मुंह में चीनी का घोल जाएगा, वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज, वो उसको तोड़ेगा और एनर्जी बना देगा, और व्यक्ति को कुछ मिनटों बाद में होश आने लग जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एमाइलेज बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों के दोनों प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसके बाद अगला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज नाम से पता लग रहा है लिपिड प्लस एज, जो कि लिपिड को तोड़े। तो लीवर और पित्ताशय ने जो इमल्सिफिकेशन करवाया, उसके बाद में लिपिड को आगे और ज़्यादा तोड़ करके सरल बनाने का काम कर रहा है लाइपेज। और हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे मान लो पौधे भी खाएं तो पौधों के अंदर भी तो डीएनए आरएनए पाया जाता है, और मांस खाया तो उसमें डीएनए आरएनए, उसको तोड़ने का काम वो भी प्रोटीन ही है, पर वो विशेष प्रोटीन अलग से है, तो इसलिए उसके लिए अलग एंजाइम है न्यूक्लियेज। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये तीनों ग्रंथियां हैं। क्योंकि लीवर बड़ी ग्रंथि, इसलिए लीवर को अलग से हम पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 किलो इसका वजन है। और ये लीवर क्या क्या काम करता है? लीवर मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से हटाता है। अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र नहीं, हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत सारी गंदगी बनती है, उसको साफ करने का काम करता है। हार्मोनों का नियंत्रण करता है, रक्त को साफ करता है, अच्छी बात है। विटामिन और खनिज लवणों का संग्रहण करता है, बिल्कुल। हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें जो आयरन वगैरह है उनका संग्रहण ये करता है। हमने कुछ भी खाया तो उसके अंदर अगर कोई जहरीली चीज है तो उसको विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये करता है। वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है। तो लीवर के बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैंने एक वीडियो इस पे अलग से बनाया हुआ है। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ वाली सारी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ तक के बाद जो भोजन आया हुआ है छोटी आंत में। छोटी आंत 90% शरीर का जो भोजन का पाचन है वो यहाँ तक हो जाता है छोटी आंत में, और पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखना। तो मुख्य घटना जो अवशोषण है वो यहाँ होती है। अब अवशोषण कैसे होता है? छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन अंगुलीनुमा संरचनाओं को कहा जाता है विलाई, दीर्घरोम या सूक्ष्मांकुर। 3 नाम है, आप विलाई याद रख लें, बहुतायत यही आता है। तो ये अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं विलाई। अब 20 फुट की छोटी आंत है और इसमें ऐसी लाखों विलाई है। जब इसके अंदर से भोजन धीमे धीमे गति करता है तो विलाई इसमें से पोषक तत्व चूसती रहती है। अब ये देखो, ये मैंने एक विलाई बनाई है। इस विलाई के अंदर खून की पतली पतली नलियां बह रही है। जो कुछ भी पोषक तत्व चूसे गए वो सारे के सारे यहाँ से होते हुए रक्त की मुख्य धमनी में डाल दिए जाते हैं। इस तरीके से आपने जो कुछ भी खाया है उसका पोषक तत्व सीधा शरीर में, रक्त में आ गया है। ठीक है बच्चों, अब बताएं मेरे को इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया है? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम अध्यापक पढ़ाते हैं, तो हमें भी, हमारे कोई फिक्स फ्रेम नहीं है कि मुझे ये बोलना है। बस जो चीजें याद आई वो पढ़ा दी। कुछ चीजें अभी ऐसी हो सकती है कि मैं जब सेकंड टाइम पढ़ाऊंगा तो कुछ नई चीजें बता दूंगा मैं। हाँ, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा। मेरी मदद करें, मेरे वीडियो कक्षा 10 तक के बच्चों को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वही वो वीडियो देखेंगे। बाकी अगर आप मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो भी स्वागत है। धन्यवाद।